हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोस्ट ऑफ रिविजन। कैसे हैं आप सब लोग? अभी तक 5 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और आज है लेक्चर नंबर 6 की बारी। ठीक है, हमने स्टैटिस्टिक्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की है FAA के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका है आज लेक्चर नंबर 6। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? बेसिक्स स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ चुके हैं डेटा के 2 टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद हमने दोनों के मेथड सीखने हैं कलेक्शन ऑफ डेटा के। तो पहले हमने प्राइमरी डेटा कलेक्शन में पढ़ा ऑब्जर्वेशन, देन वी डिड इंटरव्यू, देन वी डिड क्वेश्चनर, देन वी डिड शेड्यूल। ठीक है, अभी तक हम 4 मेथड पढ़ रहे हैं और आज है बारी मेथड नंबर 5 की, और ये आपका लास्ट मेथड होगा और इसी के साथ हमारा मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक्सपेरिमेंट मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन क्या है। आई होप कि आपको वो तो क्लियर है ना कि प्राइमरी डेटा क्या होता है। फिर से बता देती हूँ, प्राइमरी डेटा वो होता है जो इन्वेस्टिगेटर जो है रियल टाइम में कलेक्ट करता है और एक्यूरेट होता है, अकॉर्डिंग टू द नीड होता है, इसलिए रिलायबल होता है और फर्स्ट हैंड होता है, मतलब उससे पहले किसी ने कलेक्ट नहीं किया होता है। उसके हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े। आज उसके मेथड नंबर 5 की बारी है, दैट इज़ योर एक्सपेरिमेंट मेथड। एक्सपेरिमेंट मेथड इज़ अ साइंटिफिक मेथड। कैसा मेथड है ये? साइंटिफिक मेथड है ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। ठीक है, in which researcher deliberately manipulates one or more independent variables to observe their effect on a dependent variable while controlling other factors। अब मुझे पता है जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा उसके बिल्कुल सर से ही चला गया होगा कि ये मैनिपुलेट किस फैक्टर को करना है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। देखो, इसको समझाने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास क्लाउड की एंड रेन की। जब बादल होते हैं तभी तो बारिश होती है। ठीक है, आप फर्ज करो रेनी सीज़न है। ठीक है, रेनी सीज़न है, ऑलमोस्ट हर ही दिन बारिश पड़ रही है, मॉनसून आया हुआ है। तो क्लाउड्स पे डिपेंड करता है ना कितनी रेन होगी। मतलब अगर किसी दिन आपको ज़्यादा बादल दिखते हैं, ठीक है, इंक्रीज है, ज़्यादा घने बादल दिखते हैं, बिल्कुल ब्लैक दिखता है स्काई आपका, तो आपको पता होता है उस दिन बहुत बारिश पड़ेगी। तो जैसे ही बादल आते हैं, आपकी घर पे जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि हाँ छत पे कपड़े हैं लेके आओ, ये सब कुछ। तो दैट मीन्स कि आपके क्लाउड्स आने से हमें पता चलता है कि रेन होने वाली है। तो रेन किस पे डिपेंड कर रही है? वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट अब देखने के नज़रिए से देखो, रेन किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है क्लाउड पे। ठीक है, अगर हमें क्लाउड विजिबल होंगे और ज़्यादा डार्क होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि रेनफॉल जो है वो भी ज़्यादा होगा। रुको, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर वे में आपको लिखती हूँ। देखो, हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लाउड की और रेन की, और अब हम इन दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं। अगर आपके क्लाउड होंगे डार्क, ठीक है, हैवी, तो आपकी रेन भी क्या होगी? ज़्यादा, इंक्रीज्ड रेन होगी। ठीक है, उसके बाद हो सकता है तूफान वगैरह भी आए। अगर आपके क्लाउड्स जो हैं वो होंगे लाइट, ठीक है, डार्क कलर के नहीं होंगे, लाइट होंगे, थोड़े थोड़े बादल आपको दिख रहे होंगे, तो आपकी रेनफॉल भी कम होगी या तो होगी ही नहीं। तो अभी तक हमने क्या देखा? आपकी जो रेन है वो क्या कर रही है? क्लाउड पे क्या कर रही है? डिपेंड। क्या कर रही है? डिपेंड। और क्या आपका क्लाउड आपकी रेन पे डिपेंड करता है? मतलब रेन कम हो ज़्यादा हो उससे बादलों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट रेन अगर ज़्यादा होनी चाहिए तो उसके लिए बादल भी घने होने चाहिए। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है कि बादल घने होने के लिए हमें रेन की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि रेन ज़्यादा होने के लिए हमें बादलों की ज़रूरत है।
रेन और क्लाउड में से डिपेंड कौन करता है? डिपेंड करती है रेन, ठीक है। और क्लाउड डिपेंड करता है रेन पे? नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इसको दूसरे अल्फाज में बोलेंगे हम इफेक्ट, और इसको दूसरे अल्फाज में हम बोलेंगे कॉज। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जब भी एक चीज़ होने की वजह से दूसरी चीज़ होती है, इसको कॉज बोलते हैं, इसको इफ़ेक्ट बोलते हैं, इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं और इसको डिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने अभी तक सीखी कि दो तरह की चीज़ों, मतलब हम किसी भी चीज़ को अगर कंसिडर कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं उसका असर कि एक की वजह से दूसरे पे क्या असर होगा, तो उसमें हमेशा एक चीज़ होगी इंडिपेंडेंट और दूसरी होगी डिपेंडेंट, ठीक है। और इंडिपेंडेंट बनेगी कॉज, जिसकी वजह से डिपेंडेंट जो चीज़ होगी उसमें आएगा चेंज, या वो होगा इफ़ेक्ट उस चीज़ का। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, आपको ज़्यादा बेटर वे में क्लियर होगा, ठीक है। देखो, अभी अगर आपने बहुत सारा जंक फूड खाया, ये कॉज है, इसका रिजल्ट क्या होगा? वेट गेन। ये क्या बना आपका? इफेक्ट। अब क्या जंक फूड वेट गेन पे डिपेंड करता है? नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट, ओ सॉरी यार, इंडिपेंडेंट। और आपका वेट गेन किस पे डिपेंड करता है? वो तो जंक फूड पे ही डिपेंड करेगा। जब तक आप ज़्यादा जंक फूड नहीं खाओगे आपका वेट गेन नहीं होगा, मतलब बाकी चीज़ों को आप कांस्टेंट रखो तो नहीं होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट, ठीक है। इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसी को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब समझ में आया आपको ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? अब हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट मेथड में हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, ठीक है। जब हम इसको चेंज करेंगे, कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, उससे हम स्टडी करते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या असर आया। अगर हमारे पास एक लड़की है जिसका नाम है, कुछ भी नाम रख लो, प्रिया, ठीक है। हमारे पास एक लड़की है जिसका नाम है प्रिया, और वो देखना चाहती है कि वो कितना जंक फूड खाती है और उससे उसके वेट पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। अब वो क्या करेगी, वो ये बात उसको पता है कि ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और ये है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वो इसको मैनिपुलेट करेगी। एक मंथ वो बिल्कुल जंक फूड नहीं खाएगी तो देखेगी वेट कैसा रहा, ठीक है। दूसरे मंथ वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएगी, तब भी देखेगी वेट गेन हुआ या कैसा रहा। एक मंथ वो मॉडरेट सा खाएगी, तब देखेगी वो कि जब उसने कम खाया तो कम वेट गेन हुआ, ज़्यादा खाया तो ज़्यादा वेट गेन हुआ। अब वो किसको मैनिपुलेट कर रही है? वो कर रही है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट, और उससे क्या पता चल रहा है? हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस आई। इसी को एक्सपेरिमेंट मेथड कहते हैं, जिसमें हम मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो डिपेंड नहीं करता है दूसरे वाले पे, ताकि हम देख सकें कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या इफ़ेक्ट आया है। हमेशा याद रखना कौन सी एग्जांपल, जंक फूड और वेट वाली, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। देन मूविंग ऑन, हम अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। ये मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेरिमेंट मेथड से हमें कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप सिंपल भाषा में बोलो तो ये होता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। जैसे हमें पता है मिल्क से बनता है कर्ड, ठीक है, सबने देखा होगा अपने अपने घर में। तो मिल्क हम कितना लें उतना ही कर्ड बनेगा, कम लेंगे कम बनेगा, ज़्यादा लेंगे ज़्यादा बनेगा। तो मिल्क और कर्ड के रिलेशनशिप को स्टडी करने को ही बोलते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। जो मिल्क और कर्ड का रिलेशनशिप है
ठीक है, उसी को बोलेंगे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। वैसे ही जंक फूड और वेट का जो रिलेशनशिप है उसी को बोलेंगे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अच्छा, अब हमने पढ़ने हैं टाइप ऑफ वेरिएबल्स। एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा है डिपेंडेंट और तीसरा है कंट्रोल वेरिएबल। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल दैट इज डेलिबरेटली चेंज्ड और मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, इट इज़ द कॉज इन अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। हमारी जंक फूड वाली एग्जाम्पल को याद करो तो वहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट ये वेरिएबल कौन सा था, जंक फूड। तो जंक फूड को प्रिया क्या करती थी, मैनिपुलेट करती थी अपना वेट गेन देखने के लिए या लॉस देखने के लिए, या वैसा ही है, मतलब नो चेंज इन वेट, ठीक है। तो वेरिएबल जिसको डेलिबरेटली चेंज करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं उसी को उसी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और वो कॉज होता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में। जैसे यहाँ पर भी एग्जांपल्स दी गई हैं, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो उसकी सेल्स क्या होगी, ज़्यादा। अगर उसका प्राइस ज़्यादा होगा तो उसकी सेल क्या होगी, कम। अब हम किस पे इफ़ेक्ट है, प्राइस की वजह से सेल पे इफ़ेक्ट है ना। ऐसा तो नहीं कि अगर किसी की प्राइस सेल ज़्यादा हो रही है तो उसका हम प्राइस पे कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है, प्राइस की वजह से सेल पे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये बन गया इंडिपेंडेंट और ये हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वैसे ही आ जाओ टीचिंग मेथड, अगला इसने बोला है टीचिंग मेथड और स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अगर हमारा टीचिंग मेथड अच्छा होता है, मतलब जहाँ पर आप बार बार डाउट्स क्लियर करते हो, तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी कैसी होगी, अच्छी। तो टीचिंग मेथड बनता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्टूडेंट परफॉर्मेंस क्या बनता है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वैसे ही है डोजेज ऑफ ड्रग एंड पेशेंट रिकवरी। डोजेज ऑफ ड्रग, आप कितनी दवाई लेते हो, जितनी दवाई आप लोगे उसी हिसाब से आपकी तकलीफ़ जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें चेंज आएगा। कैसे, अगर आपको बुखार है और आप अपनी दवाई टाइम पे ले रहे हो तो यू विल फील ओके विद इन अ डे और 2 और 3, ठीक है। बट अगर आप अपनी दवाई ही नहीं ले रहे हो तो आपकी पेशेंट की रिकवरी होगी नहीं। इसीलिए डोजेज ऑफ ड्रग है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पेशेंट रिकवरी है हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब हम तीसरे टाइप का वेरिएबल पढ़ते हैं, एक सेकेंड। सो आवर थर्ड वेरिएबल इज़ कंट्रोल वेरिएबल। अभी मैंने आपको बोला कि किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो सेल कम होती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी तो हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके राइस की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, उसकी सेल नहीं कम होगी क्योंकि हम लोग सब चावल खाते हैं, तो लोग किसी और चीज़ में से कट करेंगे तो राइस ही खाएंगे। अब ये वाला कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप तभी होगा जब हम बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट रखेंगे फिर ही हम इसको पढ़ पाएंगे। ऐसा भी मान लो कि अगर जैसे अभी मैंने बोला कि राइस की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो भी सेल वैसी की वैसी रहेगी। अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट में अफवाह फैल लेती है कि तेल जो है वो 2-4 दिनों के लिए या उसका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आज 100 रुपये का है तो ऐसी अफवाह उड़ती है कि कल से 150 रुपये का हो जाएगा। अब असूलन तो उसकी प्राइस अगर ज़्यादा हो रही है, सेल हो जानी चाहिए कम, लेकिन लोग क्या करेंगे, लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गाड़ियों की टंकियाँ फुल करेंगे, तो प्राइस तो बेशक ज़्यादा हुई बट उस दिन सेल भी ज़्यादा हुई ना। इसीलिए हमें बाकी इन सारी चीज़ों को, ये जो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमारा जो कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप है उस पर कुछ और इफ़ेक्ट हो सकता है, उनको हमें रखना पड़ता है कांस्टेंट, ताकि हम क्या एक्यूरेटली मेजर कर सकें, हम अपना एक्सपेरिमेंट एक्यूरेटली मेजर कर सकें कि एक वेरिएबल का क्या असर है दूसरे वेरिएबल पर, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफ़ेक्ट है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। तो आओ अब इसको हम समझते हैं, ठीक है। सो वेरिएबल्स दैट आर केप्ट कांस्टेंट टू एंश्योर दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स, मतलब वो वेरिएबल जिनको हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है ताकि हमारे रिजल्ट्स जो हैं उन पे कोई असर ना हो,
हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग एक्यूरेट एंड वैलिड कंक्लूजन, जिसकी वजह से हमें एक्यूरेट और वैलिड कंक्लूजन मिले। जैसे अभी हमने पीछे 3 एग्जांपल्स देखी, एक सेकेंड, जैसे अभी हमने पीछे 3 एग्जांपल्स देखी, एक हमने देखी प्राइस वाली और हमने देखी सेल वाली, ठीक है। इसमें हम बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि रश बाइंग पेट्रोल वाली एग्जांपल, ठीक है, पेट्रोल, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बोली दूसरी एग्जांपल टीचिंग मेथड और स्टूडेंट परफॉर्मेंस वाली, स्टूडेंट परफॉर्मेंस वाली। अब देखो, अगर हमारा टीचिंग मेथड अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, आपको एक अच्छा टीचर मिला, हर एक डाउट एक्सप्लेन करता है, सारी चीज़ें अच्छे से बताता है, तो आप मानोगे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बट समझ लो कि एग्ज़ाम के दिन स्टूडेंट हो गया सिक, ठीक, यहाँ पेपर आ गया आउट ऑफ सिलेबस, यहाँ हो गया मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब, ठीक, या ऐसा मानो कि पेपर या ऐसा मानो कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा था उसका टीचिंग मेथड अच्छा था बट वो ही हो गया सिक टीचर, या उसका ट्रांसफ़र हो गया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो हम स्टडी करना चाहते हैं उस पर तो बहुत असर पड़ेगा, इसलिए हमें इन चीज़ों को रखना पड़ेगा कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर आपका स्टूडेंट सिक हो जाता है तो एग्ज़ाम वाले दिन तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएंगे, उसको कैसे हैंडल करेगा। अगर वेदर ही आपका ख़राब हो गया तो बच्चा तो एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंच सकता है। अगर टीचर ही बीमार हो गया अपने कोर्स के ड्यूरिंग कभी भी 10 दिनों के लिए, तो टीचिंग मेथड बेशक अच्छा है बट सिलेबस ही कवर नहीं ना होगा। इसीलिए हमें करना पड़ता है इन सब वेरिएबल्स को क्या, कंट्रोल। क्या करेंगे? कंट्रोल। इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड वेरिएबल। अब देखो, तीसरी एग्जांपल थी हमारे पास डोजेज ऑफ ड्रग एंड पेशेंट्स रिकवरी, डोजेज ऑफ ड्रग वर्सेस पेशेंट्स रिकवरी, जिसमें हमने बोला कि अगर अपना डोजेज ऑफ ड्रग वगैरह प्रॉपर होगा तो रिकवरी भी फास्ट होगी, है, अच्छी दवाई होगी, अच्छी कंपनी की होगी, टाइम टू टाइम दवाई लेगा हमारा पेशेंट तो उसकी रिकवरी फास्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या क्या कंट्रोल किस किस वेरिएबल को करना पड़ता है हमें? सेम एज ग्रुप। पहले तो जिन पेशेंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं वो सेम एज ग्रुप के होने चाहिए। अगर हम एक 90 ईयर के पेशेंट को और 25 ईयर के पेशेंट को साथ में चेक करेंगे तो ऑब्वियसली 25 ईयर का जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है तो उसकी रिकवरी भी फास्ट होगी, ठीक है। मूविंग ऑन, जो 90 ईयर वाला है उसमें इम्यूनिटी विल बी लेस, हेंस रिकवरी फास्ट नहीं होगी। सो हमें तो इन चीज़ों को एज जैसे हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अभी एक तो ये एज का फैक्टर, अब उस जगह का वेदर भी ले लो। हमारा जो यंग पर्सन है हो सकता है वो खुद को अच्छे से कवर वगैरह करे, ये वो करे, कोल्ड वेदर में रहता हो तो वो अच्छे से ठीक हो। अगर सेम 90 ईयर वाला कोल्ड वेदर में रह रहा है, खुद का ध्यान प्रॉपरली नहीं रख रहा, तो अगर वो डोजेज भी प्रॉपर लेगा फिर भी ठीक नहीं होगा। अब देखो कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे कि मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट, अ कंपनी चेंजेस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट टू सी इट्स इफेक्ट ऑन सेल। ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर हम प्राइस चेंज करेंगे उससे हमें सेल जानना होगा तो उसके लिए हमें बाकी चीज़ों को रखना पड़ेगा, कैसे? कांस्टेंट वेरिएबल बना के, कंट्रोल वेरिएबल बना के। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन एक्सपेरिमेंट, ये भी मैंने आपको समझा लिया कि डिफरेंट टीचिंग मेथड्स तो यूज़ करेगा टीचर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखने के लिए, लेकिन हमें कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना होगा।
मूविंग ऑन इज एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड टू क्रॉप्स टू मेजर चेंज यील्ड। ये भी एक्सपेरिमेंट मेथड का पार्ट है, क्योंकि हम डिफरेंट फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं और हम इनको क्रॉप्स पे डाल रहे हैं ताकि हम मेजर कर सके थी कि क्या चेंज आया यील्ड में। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिफरेंट फर्टिलाइजर। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, क्रॉप, जिसमें हम अच्छा फर्टिलाइजर डालेंगे अच्छा रिजल्ट आएगा, गंदा फर्टिलाइजर डालेंगे गंदा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट इज मेडिकल एक्सपेरिमेंट। ये हमें अगर कोई नया ड्रग टेस्ट करना है, ठीक है, वी नीड टू टेस्ट न्यू ड्रग ऑन पेशेंट्स, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ ड्रग रखेंगे, एक तरफ पेशेंट की रिपोर्ट रखेंगे कि क्या असर हुआ पेशेंट पे। अगर ड्रग हमारा अच्छा होगा, गुड होगा, तो पेशेंट भी ठीक रहेगा, अदरवाइज पेशेंट कैन डाई ऑल्सो। ठीक है, सो यही था हमारा एक्सपेरिमेंट मेथड। अभी हमें इसमें टाइप्स पढ़ने हैं, मेरिट्स पढ़ने हैं और डीमेरिट्स पढ़ने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इन लेक्चर 7। आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए और हमारी जो MCQ सीरीज़ आने वाली है उसको फॉलो कीजिए, टेस्ट दीजिए प्रॉपरली और इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करो डे बाय डे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।